मुझे खुशी है कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं एंड ये जानकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। और जब अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा फीडबैक आता है, तो मेरे अंदर भी एंथुजियाज्म आता है कि मैं और यूट्यूब वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए और अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं। सो और एक रिक्वेस्ट मेरे पास और आई थी, क्योंकि जो हमारा भारत का साउथ का पार्ट है वहां पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उनको हिंदी नहीं समझ आती है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज का इंग्लिश में भी वर्जन लॉन्च किया है। तो राइट नाउ मैं दोनों ही लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश में रिकॉर्ड करके उनको यूट्यूब वीडियो पर डाल रही हूँ। कुछ लोगों ने इसमें सर्टिफिकेट की भी बात की है। अब क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री ओपन कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, इसमें हम यूट्यूब पे आपने कुछ पढ़ा देखा उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, लेकिन जिनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो हमें मेल लिख सकते हैं cyberpathshala@gmail.com पर, और हम आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हैं तब हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। अब एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियोस आप और लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। आज के एपिसोड 4 में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेटा की। एपिसोड 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेटा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को प्रभावित करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का मतलब है कि हम डेटा को अपने सेफ गार्ड करें, हम अपने कस्टमर्स को और उनकी रेपुटेशंस को बचा के रखें। क्योंकि अगर हमने साइबर सिक्योरिटी रिस्क को एड्रेस नहीं किया तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, डेटा ब्रीचेस होते हैं, लीगल लायबिलिटीज आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर ट्रस्ट भी हम खो देते हैं। तो कुछ हमने कॉमन साइबर सिक्योरिटी रिस्क की भी बात की थी लास्ट एपिसोड में। आप अगर भूल गए हैं तो अब आप उसको देख सकते हैं कि हमने क्या क्या उसमें कवर किया है। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं बता देती हूँ, हमने जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क पे बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के, उसमें डेटा ब्रीचेस थे, रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक्स, फिर हमने इनसाइडर थ्रेट्स, थर्ड पार्टी रिस्क, लैक ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस, unsecured IoT devices meaning Internet of Things devices, regulatory compliances, outdated systems और lack of incident response plan etc. के ऊपर हमने एपिसोड्स में बात की है। फिर हमने सेकेंड एपिसोड में एक रियल केस लिया था इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का। ये एक इंसिडेंट था साइबर सिक्योरिटी डेटा ब्रीच का जो 2017 में हुआ था। तो अगर आपको उसको देखना है, फिर से रिवाइव करना है, आप एपिसोड 2 देख सकते हैं, और इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको एपिसोड 1, 2, 3 तीनों के लिंक दे दूंगी। और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए कि आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखें, जिससे कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा समय तक आपके ब्रेन में रिटेन रह सके। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में और क्या क्या आता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा क्या है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन और क्या पार्ट हो सकते हैं या क्या टाइप्स हो सकती हैं। इसमें हमारा आ सकता है ऑपरेशनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉय डेटा, कस्टमर सेल्स एंड मार्केटिंग डेटा, सप्लाई चेन डेटा, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, देन कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी डेटा, देन हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेटा हो सकता है। और क्योंकि आज की डेट में हर जगह इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, हम क्लाउड पे काम करते हैं, सारा डेटा वेब सर्वर्स पर है, टोटल ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन है, इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। और ऑफ कोर्स इसकी वजह से बिग डेटा हमारे पास आ जाता है। अब जब हम ये कहते हैं कि बिग डेटा, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और फर्दर एनालाइज करने के लिए, जिससे कि एक्शनेबल इंसाइट्स मिल सके और वो इन्फॉर्म डिसीजंस बना सके। और आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, या कहें हम एरा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, और इसमें
बिग डेटा या फिर आप कहें हर तरह के डेटा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए अगर कोई ब्रीच होता है तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेटा क्या होता है, ये तो हमने जाना, लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ डेटा ब्रीच हो जाता है, उसको अब हम समझते हैं। जैसे कि हमने इक्विफेक्स का एग्जांपल लिया था कि वहां पर इंसिडेंट हुआ एक जिसमें डेटा ब्रीच हुआ, उसको आप देख ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी हम कुछ पॉइंट्स हैं जो समझेंगे, जैसे कि हैकर्स के पास आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जा सकती है, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व है, वो आपका हैकर्स के हाथों में जा सकता है। और डेटा ब्रीच की वजह से लॉस ऑफ रेवेन्यू तो हो ही जाता है। अब और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है रेपुटेशनल डैमेज, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से जो रेपुटेशन डैमेज होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। कस्टमर्स का ट्रस्ट उठ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो उनको बिजनेस देना बंद कर देते हैं। इसलिए सेंसिटिव डेटा का कोई भी एक्सपोजर है या कहीं भी कस्टमर इंफॉर्मेशन का कुछ भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उससे क्या होता है कि कस्टमर की जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है वो इरोड हो जाती है, और इसकी वजह से हम अपने लॉयल कस्टमर्स खो देते हैं और कई बार लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ जाते हैं। अब रेपुटेशन तो हमारी टार्निश हो ही गई, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अफेक्ट होंगे, हमारे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चला जाता है और ओवरऑल एक ब्रांड इमेज भी इम्पैक्ट हो जाती है। अब हम बात करें रीबिल्डिंग द ट्रस्ट, तो पोस्ट ब्रीच इट इज वेरी चैलेंजिंग और ये एक रिसोर्स इंटेंसिव टास्क हो जाता है। सो ये अगर हम बात करें ब्रॉडली तो नुकसान को भर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं डेटा ब्रीच के, जैसे डिजिटल वैंडलिज्म हो सकता है। वैंडलिज्म हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे कॉलेज में होता है, तो कहीं कोई दंगा फसाद हो गया, हमने उसको कह दिया आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो यहाँ पर ये डिजिटल दंगा फसाद होगा। कैसे होगा? हैकर्स के पास अगर आपके डेटा की किसी भी तरह से अगर उन्होंने उसको अनऑथराइजली एक्सेस कर लिया, तब वो आपके वेबसाइट को डिफेस कर सकते हैं, आपके किसी पोर्टल की इंफॉर्मेशन को वो मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन सर्विसेज को डिसरप्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है ड्यू टू सम साइबर अटैक्स कुछ वेबसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं, या कोई इंपॉर्टेंट पोर्टल है उसकी एक्सेस बंद हो जाती है। सो इसकी वजह से यूजर्स के बीच में कंफ्यूजन और क्योस हो सकता है। अब इसका केवल हार्म एक यही नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन प्रेजेंस नेट पे नहीं रही कुछ समय के लिए, लेकिन इसके ओवरऑल इम्पैक्ट और क्या हो सकता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी को भी लोग अंडरमाइन कर सकते हैं, हमारे प्रोफेशनलिज्म को अंडरमाइन कर सकते हैं। इसलिए हमें इस तरह के मिलिशियस एक्ट को एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास एक इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होना चाहिए जिससे कि हम इमीडिएट रिमेडिएशन एफर्ट्स ले सकें और रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करें, जिससे कि आप फ्यूचर में पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस को रोक सकें। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लेना चाहिए, क्योंकि जो साइबर क्राइम के परपिट्रेटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली नए नए मेथड्स के साथ आते हैं। दे डिस्कवर नॉवल एवेन्यूज ऑफ साइबर अटैक्स, सो इनएविटेबली दे आर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। इफ दे आर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, then it becomes our duty to safeguard our data, our customers data, our organization data. And again I would like to remind you कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट या आपके यहाँ पर डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब आपने कॉन्सिक्वेंसेस तो समझ लिए, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर इतने सारे हार्म इसके हो सकते हैं तब हम इस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सो इसके लिए बहुत सारे डिफाइंड तरीके हैं, इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स हैं, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, कंप्लायंसेस हैं जिससे कि आप डेटा को इफेक्टिवली मैनेज और प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। सो एज ए बिगनर आपको सिर्फ CIA ट्रायड के बारे में पता होना चाहिए। CIA ट्रायड एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें कि 3 की प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि हम डेटा की सिक्योरिटी को और उसके प्रोटेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर कर सके। CIA ट्रायड स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी।
इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हुए हैं जो साइबर पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पर हैं। इसमें मैंने रियल लाइफ केसेस भी डिस्कस किए हैं कि विद एग्जांपल्स उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और मैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। लेकिन फिर भी ब्रीफ में हम एक CIA का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। CIA, एज आई सेड, स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को अवेलेबल हो जिनके लिए वो इंटेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तब वो कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तक ही होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर कोई काम कर रहा है तो जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हर लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल एम है कॉन्फिडेंशियलिटी का, वो यही है कि हम इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स या एंटिटीज से बचा के रखें। किसी भी अनऑथराइज्ड इंसान के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास या डिपार्टमेंट के पास सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि सपोज आपका IT डिपार्टमेंट है और IT डिपार्टमेंट में आप किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन आपको सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के साथ डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि अभी आपका प्रोजेक्ट डेवलपिंग फेज में है। सो इस तरह के मैकेनिज्म हेल्प करते हैं। दूसरे, हम इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में और भी मेथड्स है, इसको मेंटेन करने के लिए हम सर्टेन मेथड्स हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हम जब और एडवांस वर्जन कोर्स का करेंगे उसमें समझेंगे। सेकंड, हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। ये डेटा की बात करें या आप इंफॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि अगर आपका डेटा ऑल्टर हो गया, मॉडिफाई किसी ने कर दिया, तब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपका ठीक है। सो जब आप डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, जब आप डेटा को स्टोर करते हैं, और जब आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप डेटा का ट्रांजिट करते हैं। ट्रांजिट मीनिंग आप ईमेल से किसी को भेज रहे हैं या आप अपने हार्ड डिस्क से, सिस्टम के हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं। तो ये जब ट्रांजिशन हो रहा है, डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, उस समय पे इसमें कहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मॉडिफिकेशन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय इंटेंशनली कर सकता है और कई बार आपकी डिवाइस इन्फेक्टेड हो सकती है, उसकी वजह से अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं। इसको भी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सर्टेन टेक्निक्स हैं, जैसे वैलिडेशन है, चेकसम्स है। सो वो हम एडवांस कोर्स में कवर करेंगे। थर्ड आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, दैट टू व्हेन दे नीड देम। जैसे हमने कॉन्फिडेंशियल में भी यही समझा था, कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि ऑथराइज्ड यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि ऑथराइज्ड यूजर्स को इंफॉर्मेशन तो एक्सेस हो, लेकिन जब वो चाहे। ऐसा नहीं है कि आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप किसी चीज के लिए ऑथराइज हैं और जब आपने उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की, आपको एक्सेस ही ना मिले। सो अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। अब क्योंकि अगर आप अवेलेबिलिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो कई बार इश्यूज हो जाते हैं। आप में भी आप कोई सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं या आपके किसी प्रोजेक्ट में डेटा यूज होना है और आप उसको ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं या प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। सो इस वजह से कई तरह के इश्यूज हम इसमें फेस करते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सर्टेन स्टैंडर्ड्स और तरीके इंडस्ट्री ने बताए हैं हमें, जैसे कि आप रिडंडेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपका बैकअप सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, आपका डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। सो ये अगेन एडवांस्ड वर्जन का हमारा पार्ट हो जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन को इन तीनों प्रिंसिपल यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन जो कलेक्शन प्रोसेस या ट्रांजिट हो रहा है वो स्लो भी ना हो, वो किसी की जो वर्केबिलिटी है, जो वो काम कर रहे हैं उसको, उनकी वो कैपेबिलिटी को अफेक्ट भी नहीं करे, और आप इसीलिए इसको आप बैलेंस बना के चलें। लेकिन इन स्टैंडर्ड का होने का मतलब ये नहीं है कि जो साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस है या ट्रेनिंग है या एजुकेशन है उसकी नीड कम हो जाती है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है और एक फैक्ट है कि ह्यूमंस आर द वीकेस्ट लिंक इन द चेन।
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पास फायरवॉल हो सकते हैं, आपके पास सारे स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी आपका एम्प्लॉय जो अनट्रेन्ड है, जिसको पता नहीं है इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, सो वो आपके लिए एक डेड लिस्ट हो सकता है। सो देयरफॉर अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है और बहुत ही फास्ट पेस पे इवॉल्व कर रहा है। सो ये हमने समझा कि कैसे हम CIA को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम इसको इतना ही रखेंगे एपिसोड 4 में। दोबारा हम किसी जल्दी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलेंगे इन एपिसोड 5 ऑफ दिस सीरीज। आपकी कोई क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक दिए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब एंड कीप विजिटिंग साइबर पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें